Krishna. So till the last class we are discussing some numericals on friction, and in today's class also we'll continue with lots of numericals. So last class में typically कैसा कैसा प्रॉब्लम्स जो हम लोग डिस्कशन किए थे लास्ट टाइम, वो क्या किए थे, ऐसा करके ब्लॉक्स को कनेक्ट करते थे, एक फोर्स मारते थे और यहाँ पे फ्रिक्शंस रहता था, तो हमको पता करना रहता था कि यहाँ पे कितना फ्रिक्शन है, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन है और टेंशन कितना है। ये सर हमको क्या करना रहता था, पता करना रहता था पहले से। तो आज के क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमको जानना जरूरी है बिफोर यू प्रोसीड अहेड। ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली, बट थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चीज का, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम। तो ध्यान से देख, मैं कुछ कुछ फिगर बनाऊंगा, उसमें से आपको देखना है कि अच्छा सिस्टम किसको डिफाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज विच हैव सेम एक्सेलरेशन। देख लो आराम से, देखो वरना गड़बड़ हो जाएगा। सेम एक्सेलरेशन रहना चाहिए, और है क्या बेसिकली, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज विथ सेम एक्सेलरेशन, और सेम एक्सेलरेशन वेक्टोरियली है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन वाइज भी सेम रहना चाहिए, तभी उस कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम है। अदरवाइज सिस्टम बोलना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हो उस कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज का, तो उसको सिस्टम नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, सपोज ये पुली है, यहाँ एक मास लटका हुआ है, यहाँ एक मास लटका हुआ है बी, यहाँ ए, इसका एक्सेलरेशन ऊपर ए होगा तो इसका नीचे की तरफ ए होगा। आपको मैं जो फिगर बनाऊंगा उसमें बताना है सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है, बहुत सारा फिगर्स बनाऊंगा, आपको बताना है दो ब्लॉक्स विच विल बी मेंशन्ड, कौन कौन सा सिस्टम है उसमें से, या सिस्टम है कि नहीं है। उसके बाद आगे चर्चा, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला एक पहला, मैं फोर्स बनाते जा रहा हूं, आप अपना कॉपी में बनाते जाओ और बताना ये सारा का सारा सिस्टम है कि नहीं। ब्लॉक ए बी, और ये वाला सरफेस रफ है अपना, यहाँ मान लो ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक सी। यहाँ से फोर्स मार रहे हैं हम, यहाँ से ही फोर्स मार रहे हैं 100 न्यूटन, यहाँ से मार रहे हैं हम 80 न्यूटन। ये वाला सरफेस स्मूथ है, चलो पार्ट ए है स्मूथ है, पार्ट बी रफ है। आपको बताना इन सारे केसेस में कैन वी ट्रीट द ब्लॉक्स एज अ सिस्टम और नॉट। सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस ये बताना है आपको। यहाँ पे रफ है और यहाँ मैं खींच रहा हूँ इसको सपोज 20 न्यूटन से, 2 kg 1 kg। यहाँ पे मैं आपको कह दे रहा हूँ कि स्लिपिंग हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्लिपिंग हो रहा है, मतलब ब्लॉक्स आर गोइंग अहेड। तो यू हैव टू टेल वेदर दिस टू ब्लॉक्स कैन बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम और नॉट। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज मास m एंड दिस इज मास m, all the surfaces are smooth, all the surfaces are smooth। तो यहां पर सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों को वो बताना है आपको। फिर मैं कह रहा हूं ऐसा करके ले लो कंडीशंस, ये एक ब्लॉक m, ये ब्लॉक m, ये ब्लॉक m, एक फोर्स लगा रहे हैं हम, ऑल आर मूविंग टुगेदर। इसको मान लो ए बी सी, एंड ए बी सी आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं, इनको वो बताना है। 7th क्वेश्चन आ जाओ, सपोज ये यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, ठीक। यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन ए और बी। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है अभी। मैं क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ए और बी के बीच में, हालांकि हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से 10 न्यूटन का, पर ए और बी के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ये मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, फिर बताना है वो सिस्टम होगा कि नहीं होगा। सपोज यहाँ पे फिर से ले लो ए और बी, और यहाँ फोर्स मार रहे हैं हम, ये अभी भी रफ है, दोनों रफ है, यहाँ दोनों ही सरफेस रफ है। पर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, पर यहाँ पे ऑफकोर्स स्लिपिंग हो रहा है। स्लिपिंग हो रहा है क्या मतलब है, स्लिपिंग हो रहा है उसका मतलब यह है कि ब्लॉक बी इज मूविंग अहेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ब्लॉक बी आगे जा रहा है, पर ए और बी साथ में चिपके हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक। सपोज ऐसे करके एक इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ है, ये मास ले लो m, ये मास ले लो m, ठीक है। मैंने आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ m इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ m,
तो सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? केस ए, केस बी, एक्सेलरेशन ऑफ m इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ m। मैं देके रखा हूं आपको ये 9 केस, फटाक से और कुछ कुछ केस लेंगे, 2 और केस लेंगे इसके बाद, ठीक है? पहले स्टार्ट करते हैं, चलो एक बार स्क्रीन पॉज करके इसमें से देख लो आराम से कि कौन कौन सा सिस्टम है, कौन कौन सा सिस्टम नहीं है, ठीक है? चलो बात करते हैं फटाक से। देख, ये तो ऊपर जा रहा है ऐसे, नीचे आ रहा है ऐसे, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये सिस्टम ही नहीं है, ये तो सिस्टम ही नहीं है। यहां पे देखो, अगर हम पुश करेंगे इधर, अगर ये रफ है, चाहे स्लिपिंग हो चाहे स्लिपिंग ना हो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम रहेगा, दोनों ही हमेशा साथ साथ रहेगा। अगर मूव भी करना रहा तो इस तरह से ढकेल रहे ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा। इसलिए हम ए और बी को सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक? यहां देखो, इधर लग रहा है 100, इधर लग रहा है 80, नेट फोर्स 20, नेट फोर्स 20, कुछ भी फोर्स हो जाए, फोर्सेस कुछ भी हो, एक नेट फोर्स या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। ये फोर्सेस कुछ भी हो, एक नेट फोर्स इधर आएगा या फिर नेट फोर्स इधर आ सकता है, कुछ भी आ जाए, फ्रिक्शन भी अगर हम डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, 100% श्योर। लॉजिकली समझ में आता है अपने को। तो दोनों ही केस में हम इसको सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। किसको? ए प्लस बी प्लस सी को सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं हम। यहां पर देख लो, हाँ, यहाँ पे 20 न्यूटन लगा रहे हैं, स्लिपिंग हो रहा है। मैंने कहा था कि फ्रिक्शन है पर फिर भी स्लिपिंग हो रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, तो ए प्लस बी को हम सिस्टम ले सकते हैं। यहाँ देख, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, तो क्या होगा कुछ देर बाद, कुछ देर बाद क्या होगा, ध्यान से देखो। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको देखना है कि इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, ओ सॉरी, एक्चुअली ये जो छोटा एम है वो बड़े वाले वेज को पीछे की तरफ ढकेलेगा, तो कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा डायग्राम, समझ रहे हैं ना? ये जो छोटा वाला एम है ये पीछे की तरफ ढकेलेगा इसको, तो ये पीछे आएगा और ये नीचे आएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या? वेक्टोरियली भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट होता है इन जनरल, पर एटलीस्ट वेक्टोरियली तो डिफरेंट है ही। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन परफेक्टली इधर है और इसका एक्सेलरेशन समथिंग लाइक दिस। So therefore दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, so therefore a plus b cannot be treated as a system। अगर मैं इसको a बोल दूं और b बोल दूं, so a plus b is not a system। इसका सिग्निफिकेंस मैं समझाऊंगा आपको, फ्रिक्शन में बहुत यूज आएगा और इससे क्लैरिटी आएगा कब स्यूडो फोर्स लगाना है कब नहीं लगाना है। यहाँ एक फोर्स मार रहा हूँ और लिखा हुआ है फोर्स मार रहा हूं मैं, बोल रहा है ऑल आर मूविंग टुगेदर एंड ए बी सी आर एट रेस्ट, ए बी सी आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। इसका क्या मतलब है? ए चल नहीं रहा है, मतलब ए आगे नहीं जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो सब आगे जा रहे हैं ऐसे करके, पर अगर मैं बी पे चढ़ के बैठ जाऊं तो ए और सी हिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ए बी और सी म्यूचुअल रेस्ट में है, ठीक है? ग्राउंड के हिसाब से रेस्ट में है क्या? नहीं, म्यूचुअली रेस्ट में है। तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि ए का एक्सेलरेशन जो होगा इस डायरेक्शन में, मान लो ए, तो बी का भी ए ही होना चाहिए ताकि ए और बी रेस्ट में रहे म्यूचुअली। साथ ही साथ सी का इधर ए ही तो रहना चाहिए। अगर बी फिसलेगा नीचे, then how can m this c be at mutual rest with respect to b? It is not possible. So therefore c will not go down, otherwise सी म्यूचुअली रेस्ट पे नहीं रह सकता। तो म्यूचुअल रेस्ट पे रहेगा मतलब ऐसे ही फिक्स है, बिल्कुल सबका सब फिक्स है, ऐसे करके मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी ये। तो हाँ, इस केस में हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या है? एक सिस्टम है। इनफैक्ट अगर यहां पे मैं फ्रिक्शन बना दूं, यहां फ्रिक्शन बना दूं, सपोज यहां फ्रिक्शन, हाँ यहां भी फ्रिक्शन बना दूं, सपोज बना दे रहा हूं, तो भी अगर साथ साथ जब भी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहना चाहिए इस तरफ ए, तो सिस्टम बनेगा ही बनेगा। यहां पे देखो फटाक से, यहाँ एक फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन्स और साथ साथ चल रहा है, इसका क्या मतलब है? ऐसे करके जा रहा है ए और बी साथ साथ। यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, बी को धक्का मारते तो ए यहीं रह जाता, बी चुपचाप नीचे से निकल लेता। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो, फ्रिक्शन है तो साथ साथ जा रहा है, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नो स्लिपिंग, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो इस केस में ए प्लस बी क्या है? एक सिस्टम है, आपको टेंशन नहीं लेना, दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से दिया हुआ है नो स्लिपिंग, पर यहाँ स्लिपिंग, मतलब ऐसे करके जा रहा है ब्लॉक, नीचे स्लिपिंग हो रहा है पर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा करके नहीं जा रहा है। देखो ऐसा हो सकता है, 2-3 केस पॉसिबल है, या तो फोर्स मारो गया ही नहीं, दोनों का दोनों ऐसे ही रह गया, ऐसा पॉसिबल है। आप फोर्स मारो दोनों गया ही नहीं। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि साथ साथ जा रहा है ए और बी। तीसरा केस ये पॉसिबल है, देख
मतलब समझ में आया? मतलब ए ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है बी से, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं आगे, पर ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है इसे। ये तीसरा कंडीशन, तो कोई भी कंडीशन हो सकता है। खैर यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है कि यहाँ स्लिपिंग हो रहा है पर यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रहा है मतलब ए और बी का एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही है। इसका मतलब ए और बी सिस्टम पकड़ सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर है ना? ए और बी का एक्सेलरेशन ऐसे करके जा रहा है सेम, क्योंकि आपस में स्लिपिंग नहीं हो रहा, ए और बी सिस्टम। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम अगर ज्यादा है स्मॉल एम से, कैपिटल एम का एक्सेलरेशन अगर स्मॉल एम के एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो कैपिटल एम स्मॉल एम को धक्का मारेगा। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ये नीचे ज्यादा तेजी से आएगा, तो ये इसको धक्का मारेगा, तो 100% एम और एम का एक्सेलरेशन सेम होगा। इसका मतलब ये एक सिस्टम बोल सकते हैं हम। अगर एक्सेलरेशन ऑफ एम ज्यादा है एक्सेलरेशन ऑफ इस एम से, तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ये कांटेक्ट ही लूज कर जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना कि सर एक्सेलरेशन ऑफ एम ज्यादा है एक्सेलरेशन ऑफ एम से, पर सिस्टम के लिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अरे सेम होना चाहिए, मतलब ये लिखने का पर्पज ये है, कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखने का पर्पज ये है कि अगर ये दोनों को इंडिविजुअली रख दिया जाए इस इंक्लाइन प्लेन पे, कंफ्यूज नहीं होना, इफ इंडिविजुअली केप्ट, अगर आप दोनों को अलग अलग रख दोगे, एक बार एम को रखो फिर एक बार स्मॉल एम को रखो, अगर दोनों को ऐसे अलग अलग रखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ एम ज्यादा आएगा। तो उस केस में क्या होगा, एम धक्का मारते हुए आएगा एम को, तो साथ साथ ही आएंगे। तो अगर साथ में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एम इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एम हो जाएगा, अगर ये इंडिविजुअली फॉलो कर रहा है ब्लॉक्स तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम है। पर अगर ये केस रहा कि एक्सेलरेशन ऑफ एम सिर्फ अगर एम रखे, तो सपोज गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और अगर सिर्फ ये एम रखे तो सपोज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा है, दोनों को ऐसे चिपका के रखेंगे तो क्या होगा, इसका तो 10 था और इसका 8 था, तो ये पहले नीचे आ जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन मैच नहीं करेगा, ये कांटेक्ट छोड़ देगा, ये जल्दी से नीचे गिर जाएगा। तो इस केस में हम सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ही सेम नहीं है, कैसे बोल सकते हैं? इतना क्लियर है आपको? ठीक से, ठीक है। अब उतना क्लियर है तो मैं, मेरे दिमाग में अभी भी दो क्वेश्चन और है, उसमें मैं आता हूं, पहले अब ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं। सो हम सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब मल्टीपल बॉडीज का एक्सेलरेशन वेक्टोरियली सेम हो तो उसको हम क्या कह देंगे, सिस्टम। सिस्टम पकड़ने का क्या फायदा है, बहुत फायदा है, समझाएंगे जैसे क्वेश्चन क्लियर होगा आपको क्लैरिटी आएगा। सिस्टम जैसे यहाँ पे सपोज फोर्स निकालना रहता था, सिस्टम पता है हमको, तो m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन द सिस्टम, इतना फोर्स चाहिए होगा ए एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए, तो फायदा है ना। अगर अपने को सिस्टम पता है तो कैलकुलेशंस हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। देयरफॉर वी ट्रीट द बॉडीज एज सिस्टम्स, एंड इन फ्रिक्शन बहुत बार करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, दो ब्लॉक्स को, दो सरफेसेस को, फ्रिक्शन का काम है दो सरफेसेस को आपस में रेस्ट पे रखना, टू कीप द टू सरफेसेस एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन। एंड देयरफॉर इन एवरी प्रॉब्लम वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम that friction is able to keep those two surfaces in friction. Then we analyze that how much friction is required for that purpose, and if the friction required for that purpose is less than the maximum friction से अगर कम है तो साथ साथ रह लेगा, वरना रह पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम चूंकि हम हमेशा इमेजिन करेंगे ना कि दो ब्लॉक साथ में चिपके हुए हैं, और फिर पता करेंगे कि फ्रिक्शन कितना चाहिए, तो साथ में चिपके हुए उसका क्या मतलब है, फ्रिक्शन साथ में रखा है दोनों को, रिलेटिव मोशन नहीं है, उसका क्या मतलब है कि ये दो बॉडी क्या है, ये दो बॉडी एक सिस्टम है। तो इसलिए सिस्टम का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है यहाँ पे। और सिस्टम का कॉन्सेप्ट जब जानना जरूरी है तो एक और चीज जानना जरूरी है, वो ये है कि जब हम सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं कि ये दो बॉडीज या तीन बॉडीज या जितना भी बॉडी सिस्टम है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये समझना होता है कि अब जब हमने सिस्टम चूज कर लिया तो इंटरनल फोर्सेस कौन से हो गए और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हो गए। ये बताया था पहले आपको कि सिस्टम दो तीन बॉडी में, सपोज सिस्टम है, सपोज ध्यान से देखो, छोटा सा बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। सिस्टम बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ये समझना कि इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं। फोर्सेस जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्स होता है जब आपने सपोज, ये एक बड़ा सा रूम है, इसके अंदर मैं हूं, ये स्टैंड है, वो फैन है, तो ये सारा इस रूम के अंदर है, कौन, मैं, स्टैंड और फैन।
तो हम जो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, कोई भी दो, फैन, स्टैंड और मैं, हम तीनों मिलके जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन में, चाहे फैन मेरे पे लगा रहा हो, चाहे मैं स्टैंड पे लगा रहा हूं, चाहे स्टैंड फैन पे लगा रहा हो, कोई भी कॉम्बिनेशन, ये इंटरनल फोर्सेस होंगे कि एक्सटर्नल? कौन सा फोर्स होगा ये इंटरनल फोर्सेस होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं, द फोर्सेस विच दे एक्सर्ट अमंगस्ट ईच अदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। क्लियर? एंड सपोज इस रूम के बाहर में एक रस्सी लगा दिया खिड़की पे, और उस रस्सी को कोई खींच रहा है उस साइड से, तो ये रूम के बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है इस रूम पे, एक रस्सी से खिड़की को कनेक्ट करके जो खींच रहा है। सो वो जो बॉडी जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे सिस्टम के परव्यू के आउटसाइड है। देयरफॉर दैट टेंशन विच इज एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन दिस रूम, it is an external force. So the forces exerted by the bodies on each other within the system is called internal force, and the forces exerted on the bodies from outside the system, the force exerted on any of the bodies from outside the system chosen is called, are called external forces. I hope external internal forces एक बार डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना, 2 मिनट समझ लो, फिर देखो बोर्ड की तरफ, ढंग से समझ लो, 12 बता रहा हूं। डेफिनेशन इंटरनल एक्सटर्नल का सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, पर जब एप्लीकेशन आएगा, अभी तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, पर जब आएगा तो वहां अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। तो डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, इंटरनल फोर्स का क्या डेफिनेशन था? फोर्सेस विच, एक बार हम सिस्टम चूज कर लेते हैं, देन आफ्टर चूजिंग द सिस्टम, द फोर्सेस विच द बॉडी विद इन द सिस्टम एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, एंड द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय आउटसाइड बॉडीज on the bodies within the system are called external forces. External, internal, ठीक है। अब देखिए यहां तो सिस्टम चूज ही नहीं कर सकते, तो इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट जो तब आएगा जब सिस्टम है, सिस्टम ही नहीं है तो एक्सटर्नल इंटरनल का बात नहीं करेंगे। और ध्यान से देखो, अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल का एक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन क्या है, हम जब लिखते हैं F इक्वल्स टू एम ए, इतना जो लिख रहे थे इतना दिन से, इसमें F कौन सा फोर्स होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो F एक्सटर्नल ही होता है। जैसे सपोज आप F इक्वल्स टू एम ए इस पे लिख देते थे कि नहीं, F इक्वल्स टू एम ए इस पे लिख सकते हैं कि नहीं? लिखते हैं ना, ऊपर जा रहा है सपोज T, नीचे लग रहा है सपोज mg, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है बेसिकली? F नेट। ऐसा क्यों लिख सकते हैं F नेट इक्वल्स टू एम ए? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमने अकाउंट में लिए हैं बॉडी पे। T कैसा, अगर इसको सिस्टम ले लिया तो T कैसा फोर्स है इस पे? एक्सटर्नल, क्योंकि सिस्टम तो यही है, तो सारे के सारे फोर्सेस जो ही पे लगेंगे एक्सटर्नल ही हो जाएंगे। तो T इज एन एक्सटर्नल फोर्स, mg इज एन एक्सटर्नल फोर्स, तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो इसीलिए हम लिख सकते थे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं आगे और क्लैरिटी आएगा। उसी तरह से T भी एक्सटर्नल फोर्स हो गया इसके लिए, mg भी एक्सटर्नल फोर्स ही है, क्योंकि सिस्टम ही इसको लिए, तो सारा का सारा जो फोर्सेस लग रहा है वो सिस्टम के बाहर से लग रहा है सिस्टम के अंदर वाले बॉडी पे, तो एक्सटर्नल फोर्स। आपको इतना टेंशन लेना नहीं है, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, फंसना नहीं कहीं। देख, यहाँ पे ए और बी सिस्टम है, ओके, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फोर्स एंड द इंटरनल फोर्स, यही क्वेश्चन है। अब हम जितना क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या करेंगे हम लोग? विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस फास्ट। तो मैं आंसर दे रहा हूं, देखो फटाफट। आप भी एक बार स्क्रीन पॉज करके सारा का सारा देख लो, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को लिख लो कॉपी में, फिर देखना। ऐसा सीरियसली करो, फायदा होगा। देखो ध्यान से, सो ए और बी को हमने क्या पकड़ा है? सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा हो गया? F एक्सटर्नल फोर्स हो गया है, क्योंकि ए पे बाहर से लग रहा है। देख ये रफ है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ध्यान देना। ये जो F लग रहा है ये एक्सटर्नल है, क्योंकि ए और बी पे बाहर से लग रहा है, ए और बी सिस्टम। क्लियर? यही दो एक्सटर्नल फोर्स है। ऑफ कोर्स ये जो फोर्स लग रहा है ना, MAG, MBG, और ये जो नॉर्मल लग रहा है दोनों पे, ये सारे भी कौन से फोर्सेस हो गए? आई गेस मार्कर से दिख नहीं रहा है। ये सारे भी कौन से फोर्सेस हो गए? वो सारा भी अपना एक्सटर्नल फोर्स ही हो गया। ठीक है, और देखो नॉर्मल भी, वेट भी, एफ भी। अच्छा इंटरनल फोर्स कोई है क्या? देख के बताओ। इंटरनल फोर्स होता है जो बॉडीज एक दूसरे पे लगाते हो, तो यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, ये कौन सा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स, क्योंकि ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे, तो ये इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि ये अंदर की बात है, ए और बी आपस में लगा रहे हैं। यहाँ पे देख, यहाँ भी सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा हो गया? ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। एक काम करो, मैं एक्सटर्नल फोर्सेस को ग्रीन में बनाऊंगा,
और इंटरनल को रेड में बना दूंगा। ठीक, ग्रीन वाला काम का चीज है, रेड वाला काम का चीज नहीं है, मतलब काम का मतलब इंटरनल है वो। तो ये ग्रीन ग्रीन एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, यहां पे फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा, तीनों का mg, तीनों का वेट और जो नॉर्मल, ये सारे कैसे फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर की चीजें लगा रही हैं। और इंटरनल फोर्स कौन कौन सा हो जाएगा, फटाक से बोलो। यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है और यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस है। ठीक, अब इधर देखो, यहां पे बात करें एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये 20 न्यूटन। यहां पे जो फ्रिक्शन मान लो F1 और यहां फ्रिक्शन मान लो F2। ऑफ कोर्स यहां भी फ्रिक्शन अलग अलग होगा, यहां ए के लिए फ्रिक्शन अलग होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा, वो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। क्लियर है ना? तो जब इक्वेशन लिखेंगे इसका F इक्वल्स टू एम ए, सपोज ध्यान से देख लो, जब आप इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए F इक्वल्स टू एम ए, अगर आप इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख रहे हो F इक्वल्स टू एम ए हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल सारे फोर्सेस को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही लिखेंगे अगर सिस्टम चूज कर लिए तो लिखेंगे 100 माइनस 80 माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ सी इक्वल टू सिस्टम का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस है सिस्टम लेने का। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है ऐसा करने से। तुम ही सोचो ना, एक ही स्टेप में एक्सेलरेशन निकल जाएगा मेरा, वरना कितना प्रॉब्लम होगा करने में, इसीलिए हम सिस्टम ट्रीट करते हैं। यहां देख, अच्छा ये 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, ये F1 और ये F1 भी एक्सटर्नल है। ऑफ कोर्स इसका वेट और नॉर्मल भी एक्सटर्नल ही है, पर वो मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसीलिए बना दे रहा हूं, देख कंफ्यूज नहीं होना। ये सारा भी एक्सटर्नल है रे, इसका खुद का वेट और ये जो नॉर्मल लगाएगा, इसका खुद का वेट और ये जो नॉर्मल लगाएगा, ये सारा एक्सटर्नल फोर्सेस है। और इंटरनल फोर्सेस कौन सा होगा, ये जो टेंशन लगा रहा है, क्यों, क्योंकि 1 2 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, टेंशन का, तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गया। एक और चीज ध्यान दो, इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं आपस में कैंसिल होंगे, ए बी पे उतना ही लगाएगा जितना बी ए पे लगा रहा है। इंटरनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, एक्सटर्नल थोड़ी एक्शन रिएक्शन, ये 20 न्यूटन लगा रहा है इस पे, तो इसका कोई रिएक्शन थोड़ी है अलग से, ये कट जाएंगे, मतलब आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर साफ साफ दिखेगा आपको इंटरनल फोर्सेस में। कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लेना, एक दूसरे पे जितना लगाएगा दूसरा पहले पे उतना ही लगाएगा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, बात ही खत्म, यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्सटर्नल ये एक फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स मान लो F1 एक्सटर्नल है, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल है कि नहीं, ये जो M पे लग रहा है वो एक्सटर्नल है कि नहीं, नहीं वो इंटरनल है, क्योंकि आपस में लग रहा है ये सारा फोर्सेस। उसी तरह से यहां तो कुछ, यहां नॉर्मल भी इंटरनल ही है, और कोई फोर्स ना, हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए ड्रॉ कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्सेस, सबका mg, और ये नॉर्मल जो अर्थ लगा रहा है ये एक्सटर्नल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। इंटरनल फोर्सेस देखो फटाक से, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये इंटरनल है, मान लो F2, यहां पे जो नॉर्मल लग रहा है दोनों के बीच में, ये इंटरनल फोर्स है। तो जब इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू एम ए इस सिस्टम के लिए, ध्यान से समझना, जब F इक्वल्स टू एम ए, सपोज मेरे को लिखना है, मेरे को पता चल गया सब साथ साथ मूव कर रहा है और नीचे फ्रिक्शन है, तो F एक्सटर्नल लिखेंगे, तो कौन कौन सा फोर्स को अकाउंट में लेंगे, ये वाला फ्रिक्शन लेंगे ना, ये इंटरनल फोर्स है, ध्यान रखना, सिर्फ ये वाला फ्रिक्शन लेंगे और ये फोर्स लेंगे, F माइनस F1 इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए। क्लियर, F एक्सटर्नल। यहां देखो एक्सटर्नल कौन कौन सा है, एक ये, बस और कुछ है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन सा है, ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इंटरनल, और यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है ना आपस में, यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है ये लोग के बीच में आपस में, वो भी कौन सा फोर्स है, इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल, ये अंदर का बात है ये सब। सिस्टम के विद इन द एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे ये तब हो रहा है जब ए प्लस बी को सिस्टम लिया गया है, मैं चाहूं तो ए को भी सिस्टम पकड़ सकता हूं अलग से, आज तक ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। अब बोल सकते हैं ए इज अ सिस्टम, और कोई है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है उसको लाइफ में, ए भी सिस्टम है। जब ए को सिस्टम पकड़ लेंगे तो ये वाला फ्रिक्शन जो है एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, तब सभी के सभी एक्सटर्नल फोर्स ही हो जाएंगे। सिर्फ अगर ए को सिस्टम पकड़ेंगे आप, तो ए पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सब एक्सटर्नल, क्योंकि सब तो बाहरी से लग रहा है ए का, ऐसा। तो सिस्टम चूज करना किसका चॉइस है, ये हमारा चॉइस है, वी कैन चूज द सिस्टम वी वांट। यहां पे देखो फटाक से, पहले एक्सटर्नल ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। तो ना ये कौन सा फोर्स हो गया,
ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जो भी है ये अपना एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और यहां पे जो फ्रिक्शन होगा, ए प्लस बी सिस्टम है, ध्यान रखना, ए प्लस बी को सिस्टम जब पकड़े हैं तब ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये फ्रिक्शन जो ग्राउंड लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। यहां सब क्वेश्चन में वही कर रहे थे, ए प्लस बी को जब सिस्टम पकड़े थे तब ये एक्सटर्नल फोर्सेस था। सिर्फ ए को सिस्टम बी पकड़ सकते हैं, उस समय एक्सटर्नल फोर्स ये एफ हो जाएगा, ये एन भी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ये फ्रिक्शन इसके लिए भी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, तब सब का सभी उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। पर मैं कह रहा हूं अगर इसको साथ में पकड़ लिया एज ए सिस्टम तब कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्सेस है। क्लियर? यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स हो गया, यहाँ ये फ्रिक्शन, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। जो बॉडीज आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे विद इन द सिस्टम, जो बॉडीज विद इन द सिस्टम जो हैं, द फोर्सेस व्हिच दे विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर इंटरनल फोर्सेस। तो ये क्लियर हो गया अपना। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो नॉर्मल अगर सिस्टम है, मतलब पहला केस अगर है, तो ये नॉर्मल कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्सेस है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है सिस्टम पे? इसको सिस्टम पकड़ रहा हूं मैं, सिस्टम क्यों पकड़ता हूं मैं इसको? अरे क्योंकि डायरेक्ट लिख सकता हूं एम प्लस एम जी साइन थीटा, इधर डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। सिस्टम हो गया मतलब एक तरह का बॉडी हो गया, वो चिपका हुआ एक बॉडी हो गया वो सिस्टम लेने का। तो इस तरफ चुपचाप एम प्लस एम जी साइन थीटा, पीछे कितना लगेगा? यहाँ का फ्रिक्शन जो निकाल सकते हैं म्यू एम जी, यहाँ का फ्रिक्शन निकाल सकते हैं हम, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया उस डायरेक्शन में। तो ये वाला फोर्सेस माइनस ये वाला फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फटाक से मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का, वरना एक एक करके ट्रीट करेंगे तो नॉर्मल एक और वेरिएबल आएगा जो सॉल्व करने प्रॉब्लम होगा। Therefore we have to treat it as, therefore treating sometimes as a system makes our calculation easy, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये चीज। तो ये F1 और ये F2 क्या हो गया? एक्सटर्नल ये भी हो गया, और ये इंटरनल फोर्सेस हो गया। बस क्लैरिटी है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस का ना? दो क्वेश्चन और फटाक से देखो, बस दो, हाँ बस दो क्वेश्चन और बता रहा हूं जिससे और ठीक से समझ में आ जाए आपको कि इंटरनल फोर्सेस वो होता है जो एक बॉडी दूसरे पे लगाता है। ये ध्यान रखना बस, क्योंकि कभी कभी पिक्चर देख के समझ में नहीं आता कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। जैसे मैं अभी जो दो क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब सही में आपने समझ लिया है सिस्टम किसको डिफाइन कर सकते हैं हम ढंग से। देख, पता नहीं कितना क्वेश्चन बना दिया था, दो और बना रहा हूं। देखो, मान लो ये मेरा बॉडी है ऐसे करके, और यहाँ एक पुली लगाया हुआ है, यहाँ एक फोर्स लगा खींच रहा हूं, यहाँ फ्रिक्शन सफिशियंट है। ऐसा वर्ड यूज कर सकता है जो मैं कर रहा हूं, फ्रिक्शन इज सफिशियंट। इसका क्या मतलब है? मतलब फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा। इसका दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा, मैं वहां पे फोर्स तो लगा रहा हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे, पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो ये ब्लॉक मान लो ए, ये ब्लॉक मान लो बी। अब मेरे को बताओ ढंग से कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होंगे और इंटरनल कौन कौन से होंगे। ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, हवा में नहीं है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये स्मूथ है, कुछ मेंशन नहीं करूंगा, समझ जाना स्मूथ है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस बना के दिखाओ उस केस में। और दूसरा केस, कैसा करके? ऐसा करके जाएगा। फटाक से देखो इंटरनल कौन सा होगा और एक्सटर्नल कौन सा होगा। स्क्रीन पॉज करके सोच लो फिर देखना, स्क्रीन पॉज करके देख लो फिर सोचना। और हाँ, यहां भी मैं कह दे रहा हूं आपको, चलो यहां में फ्रिक्शनलेस, ऑल आर फ्रिक्शनलेस, ऑल आर फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी। फटाक से एक बार स्क्रीन पॉज करके देखो और फिर इधर स्क्रीन की तरफ देखो। देख, यहां फ्रिक्शन सफिशिएंट है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। स्लिपिंग नहीं हो रहा, उसका क्या मतलब है? कि ये साथ साथ मूव करेगा ऐसे करके, यहां खींचूंगा ना तो ये साथ साथ ही मूव कर जाएगा ऐसे करके, ठीक है? सो ध्यान से देखो, ए प्लस बी सिस्टम हो गया कि नहीं? क्योंकि अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब बी ऐसे हमेशा चिपका हुआ है, तो ए प्लस बी को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? सिस्टम। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। सपोज एक्सेलरेशन पूछा तो हम क्या लिख देंगे चुपचाप? सपोज इसका मास m, इसका मास m, तो हम चुपचाप लिख देंगे ये। सिर्फ f एक्सटर्नली तो चाहिए अपने को, और एक्सेलरेशन आराम से बता सकता हूं मैं। इसीलिए हमको एक्सटर्नल फोर्स अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसीलिए देखो अभी, सो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है देखो। सिस्टम किसको चूज किया है हमने, पहले वो देख लो ढंग से। सिस्टम है ये, सिस्टम क्या है? ये और ये, ए और बी।
अब ए में क्या क्या चीज आता है वो देख लो। एक ये पूरा ब्लॉक ए में आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है सिस्टम में, और ये स्ट्रिंग्स भी आ रहा है सिस्टम में, ठीक। अब एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा रहे होंगे, तो पहले तो हम देखते हैं कि पहले तो हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इसका एफबीडी ड्रॉ किया, इधर टी, इधर भी, सॉरी टी नहीं, इधर हम एफ लगा रहे हैं, तो यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा एफ, यहाँ भी हो जाएगा एफ। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा किस तरफ, बॉडी पे, तो इधर लग रहा है टेंशन एफ, ठीक है। और अगर उस पर चढ़ के बैठ जाऊं मैं, उधर मूव कर रहा है इधर, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है, ध्यान से देखो। अगर मेरे को ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है तो ध्यान से देखो, एक तो टेंशन लग रहा है बी पे उधर, क्लियर। अच्छा, अगर इस पे चढ़ के बैठ गया, यहाँ पे चढ़ के बैठ गया, बी तो रेस्ट पे है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा, दिया हुआ है, बी तो रेस्ट पे है मेरे हिसाब से, और सिस्टम उधर जा रहा है, तो बी पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, पीछे लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। बी रेस्ट पे है ना, तो ग्राउंड पे रह के देखना मुश्किल है, इस पे चढ़ के बैठ जाओ, और ये रेस्ट पे है तो स्यूडो फोर्स पीछे लगा लिया मैं, फ्रिक्शन। अब और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा किसको, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन ही हेल्प करेगा ना रेस्ट पे रहने के लिए। अरे मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ हवा में, मेरे लिए तो ये रेस्ट पे है ना, ये वाला आदमी के लिए ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे कब रहेगा, पीछे नेट फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन भी है, किधर लगना चाहिए फ्रिक्शन, आगे, इसलिए मैंने आगे बना दिया, ठीक। बाकी ये तो स्मूथ दिया हुआ है, आपस में इतना ही झमेला हो रहा है। अब ध्यान से देखो कौन सा इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एफ एक्सटर्नल है, क्यों, क्योंकि ये एफ बाहर वाला कोई आदमी ब्लॉक पे लगा रहा है, तो वो तो एक्सटर्नल हो गया। अच्छा, ये वाला एफ एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, ये एफ इंटरनल है, क्योंकि ये जो एफ है वो इस पे लग रहा है, पर ये ब्लॉक लगा रहा है, और ये एफ भी इंटरनल है, तो ये जो एफ एफ है ये इंटरनल है, क्योंकि ये ए और बी आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये बाहर से कोई आदमी नहीं लगा रहा उन पे, तो ये दो कैसे फोर्सेस हो जाएंगे, इंटरनल। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है ये इंटरनल की एक्सटर्नल, बी पे जो फोर्स लग रहा है इंटरनल की एक्सटर्नल, वो भी इंटरनल। देख, बी पे इधर लग रहा है ना, तो ए पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, वो तो क्लियर है। पर ये बी ए पे लगा रहा है, ए बी पे लगा रहा है, आपस में इंटरनल फोर्सेस हैं। जब एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू ये लिखना रहा ना, तो हम चुपचाप लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफ, और कोई फोर्स नहीं है, एम प्लस एम इंटू ए। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको लास्ट में, तब समझ में आएगा आपको और अच्छे से। क्लियर है अभी, ऐसा करके सिस्टम डिफाइन करना। यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस कौन से हो जाएंगे, देख एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही रहेगा, क्योंकि ये जो टेंशन है वो इंटरनल है, ये जो टेंशन है वो इंटरनल है, क्योंकि ये ए का ही पार्ट है, ये ए ही है, ये भी ए ही है, बॉडी का पार्ट है, तो ये ए आपस में लगा रहे हैं और ये भी आपस में लगा रहे हैं, तो जरा इंटरनल फोर्स हो गया। सिर्फ ये एक बाहर वाला आदमी कोई खींच रहा है, तो इसका जब मेरे को, खैर इस केस में तो सिस्टम होगा ही नहीं इस केस में। अच्छा बताओ, ए और बी सिस्टम है कि नहीं, पहला तो क्वेश्चन यही है। इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स का तो बाद में करेंगे, पहले बताओ ए और बी रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा। सपोज मैं आपको दे दिया मास ऑफ ए और ये है मास ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, सॉल्व करो फिर देखना, ठीक है। देखो, ए का एक्सेलरेशन ऑफ ए चाहिए, सबसे पहला बात साथ मूव करेगा कि नहीं, यहां तो फ्रिक्शनलेस है ना, यहाँ तो फ्रिक्शनलेस है, तो साथ क्यों मूव करेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं कि साथ मूव करे। ध्यान से देखो, इसका एफबीडी जब बनाऊंगा, किसका, इस ए का एफबीडी बना रहा हूं यहीं पे, यहाँ एक फोर्स अलग से बना देता हूँ, देखो फटाक से बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ एक पुली है और यहाँ एक पुली है, तो यहाँ एक टेंशन है, टेंशन नहीं वो फोर्स ही है बेसिकली। यहाँ पे टेंशन कितना है, फोर्स के बराबर, क्योंकि उतना ही से खींच रहे हैं ना, तो रोप में टेंशन भी एफ ही आ जाएगा। यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ, और कुछ ना, बाकी अपना वेट नॉर्मल। वर्टिकल फोर्सेस से मेरे को मतलब नहीं, वर्टिकल फोर्सेस से मेरे को मतलब नहीं, बना दे रहा हूं फिर भी देखो, एम ए जी और ऊपर की तरफ नॉर्मल, और कुछ फोर्स छूट नहीं रहा ना इस पे, इसका एक नॉर्मल आ रहा है, वो भी वर्टिकल ही है N1, इस ये जो नॉर्मल लगा रहा है उस पे, और तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है ना। देखो ये एफ एफ कैंसिल, ये एफ एफ कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स बच रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना, जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, ठीक, इसलिए एफबीडी ढंग से बनाना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ बी का बात करेंगे
तो बी का अगर एफबीडी बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स लग रहा है F, बाकी तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है, ये इस पे नॉर्मल मान लो N3 और इसका खुद का वेट नीचे की तरफ एम बी इंटू जी, एक ही फोर्स बचा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा F बाई एम बी, सिंपल। तो यहां तो एक्सेलरेशन ही डिफर कर गया, तो सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम का बात ही नहीं करेंगे। सिस्टम का बात तो तब करते जब मैं आपको दे देता कि मान लो यहां पे फ्रिक्शन है और स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मान लो ये पूरा फ्रिक्शन वाला है और स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मान लो, तब ये इंटरनल फोर्स होता, ये इंटरनल और सिर्फ ये एक एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या इक्वेशन लिख देते, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही एक एक्सटर्नल फोर्स है, F इक्वल्स टू एम एम, एफ क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ वही लिखते। सो आई होप पूरा पिक्चर क्लियर है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का। चलो अब फटाक से हम चालू करते हैं अपना फ्रिक्शन का प्रॉब्लम्स। क्यों बताया, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा काम आने वाला है, ये चीज ढंग से देखना है इसीलिए। चलो आ जाओ, स्टार्ट किया जाए। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स करने वाला हूं, बहुत स्पेसिफिक, इसको कहते हैं हम मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स, मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको सारे ही क्वेश्चन में बताना है फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस और एक्सेलरेशंस, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस एंड एक्सेलरेशन। चलो पहला सवाल, सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो टफ। सपोज यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं मैं 20 न्यूटन, ये 5 केजी, 15 केजी, फोर्स को ले लो आप 40 न्यूटन। यहां पे फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 और म्यू काइनेटिक 0.1, यहाँ म्यू स्टैटिक दिया हुआ है आपको 0.4, म्यू काइनेटिक दिया हुआ है 0.3। ट्राई करो, या चलो एक आपको मैं बता दे रहा हूं, देखो यहाँ पे एक आपको, यहाँ पे मत लो, एक काम करो, टफ हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये स्मूथ है, जहां पे मेंशन नहीं करूंगा वहां पे स्मूथ है, ये पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे फ्रिक्शन है, राइट। हम तो हमेशा ही मान लेते हैं कि ब्लॉक साथ में चल रहा है, जहां भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का काम क्या है, ब्लॉक को साथ में रखना। हम मानते हैं कि ब्लॉक साथ में चल रहा है, जैसे ही साथ में चलेगा, क्या इसको सिस्टम पकड़ लें, हाँ, जैसे साथ में चलेगा इसको सिस्टम पकड़ लें, पकड़ सकते हैं बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, सिस्टम का मास कितना, 20 केजी, एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ 80, यहाँ स्मूथ है, ये आपस में इंटरनल फोर्स है, टेंशन नहीं लेना। तो अगर ये साथ चलेगा, अगर, हाँ मैंने अज्यूम किया है, ध्यान ध्यान रखना, अभी से फ्रिक्शन का जितने क्वेश्चन, फ्रिक्शन में आज तक हमने जितने सवाल किए, सब में पहले यही करते थे कि हम मानते थे कि ब्लॉक साथ में, और कैलकुलेट करते थे कितना फ्रिक्शन चाहिए, जितना फ्रिक्शन हमको चाहिए होता था, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, अगर उससे छोटा होता है तो फ्रिक्शन दे देगा उतना, मतलब रेस्ट पे रख लेगा सरफेस को, रिलेटिव रेस्ट पे रखेगा सरफेसेस को। पर अगर उतना नहीं दे पाता है तो कौन सा फोर्स कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। हर समय हर क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन में आपको यही मानना है, कोई डाउट नहीं है उसमें, यहां भी वही करना। हम अज्यूम कर रहे हैं साथ साथ चल रहा है 20, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 80/20, एक्सेलरेशन आ गया मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ये रेस्ट पे है, इफ एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम इसका एफबीडी ध्यान से देखते हैं। इट इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर दोनों मूव करेंगे साथ साथ तो दोनों का एक्सेलरेशन होना चाहिए 4। तो इसका जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे हम, कौन सा फोर्स लग रहा है, मान लो यहां बैठ गए, यहां पे आके हम बैठ गए, स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं पीछे, क्योंकि देख मेरे हिसाब से ये रेस्ट पे है, पर मेरे हिसाब से इस पे स्यूडो फोर्स पीछे कितना लग जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना 20। और कोई फोर्स इस पे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। रेस्ट पे रखने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, 20। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है देखो,
म्यू एम जी मतलब म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक कितना है 0.4 इंटू 50 मतलब 54 से 200 और एक जीरो उड़ा दो 20 तो 20 न्यूटन एग्जैक्टली। तो जितना चाहिए उतना मैक्सिमम है। तो यहां पे फ्रिक्शन आंसर फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस कितना आएगा 20। एक्सेलरेशन हाँ जो अज्यूम किया था कि साथ साथ चलेगा साथ साथ ही चलेगा, कितना एक्सेलरेशन से 4 से। सिंपल ऐसा करके सारा क्वेश्चंस करना है आपको। मैं आप डेटा लिखते जाऊंगा, क्वेश्चंस करते जाओ। मैं डेटा लिखते जाऊंगा, क्वेश्चंस करते जाओ। 8 यहां मान लो 100 न्यूटन्स, 2 मान लिया 20, 10 20 इंटू हाँ इसको मान लो म्यू स्टैटिक 0.4, म्यू काइनेटिक 0.3, यहाँ कितना 1000, ठीक है। म्यू स्टैटिक पकड़ लो आप 0.5, म्यू काइनेटिक 0.4। अच्छा यहाँ तो हाँ वहां भी पकड़ लिया, यहाँ भी मैंने फ्रिक्शन पकड़ लिया, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। हाँ अच्छा ये काफी टफ हो जाएगा वैसे तुम लोग के लिए, ठीक है ट्राई करो क्योंकि करना सब में वही है। फिर से मान लो 2 और 8, सिर्फ यहाँ लगा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन है। यहाँ पे दोनों में ही फ्रिक्शन था, यहाँ भी फ्रिक्शन डाल दिया मैं, यहाँ भी फ्रिक्शन डाल दिया मैं, ठीक है। यहाँ भी फ्रिक्शन डाल रहा हूँ, अब सिर्फ ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का, सिर्फ इतना ही। यहाँ क्या म्यू स्टैटिक पकड़ लो आप, कितना कुछ भी ले लो 0.4, म्यू काइनेटिक ले लो 0.3, ठीक। फोर्थ आपको हर केस में एक ही चीज बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और फ्रिक्शन बिटवीन देम, ठीक है। चलो यहां मार लो 100 न्यूटन्स, इसको हम ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 15। यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं म्यू का वैल्यू 200, 0.4, 0.4 का मतलब 20, 4। म्यू स्टैटिक का वैल्यू ले लो 50 और म्यू काइनेटिक का वैल्यू ले लो 0.2, ठीक है। सॉल्व करते रहो फटाफट। कितना क्वेश्चन हो गया 4, यहाँ खाली स्पेस है ना, हाँ ठीक। दोनों पे फोर्स ले ले रहा हूं, सिंपल है, परेशान की जरूरत नहीं, आपको करना बार बार वही है। यहाँ मान लो 20 न्यूटन, यहाँ 80 न्यूटन, इसका मास 2 किलो, इसका मास 4 किलो, नहीं इसका मास 5 किलो, इसका मास 15 किलो। ये मास दिया हुआ है, यहाँ पे ले लो 0.3, 0.3, 0.1। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर बोर्ड की तरफ देखना। खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो और फिर बोर्ड की तरफ देखो। चलो ट्राई करना ईमानदारी से, और अगर पहला ही क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं फिर करना आगे। चलो देखो सबसे पहले क्या मानते हैं हम, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है नीचे वाले पे। अच्छा सबसे पहले तो चेक करो कि जब 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो मूव करेगा कि नहीं करेगा। सेकंड मूव करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो वही चेक कर लेना है। तो ध्यान से देखो यहां पर अगर बात करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन का तो कितना आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, करेक्ट। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। म्यू स्टैटिक का वैल्यू है हाफ, नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 8 10 kg, इसको हम 10 kg। वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है ना, वर्टिकल तो गारंटीड इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकली हम तो सिस्टम ट्रीट कर ही सकते हैं इसको। तो 2 + 8 10, नीचे वेट लगेगा 100, नॉर्मल लगेगा 100, तो 0.5 इंटू 100 मतलब मैक्सिमम फोर्स आया 50, मैक्सिमम फ्रिक्शन है 50, लगा रहे हैं 100, 100% मूव करेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो मूव करना स्टार्ट किया, तो जब मूव करना स्टार्ट किया हम क्या बोल देते हैं कि दोनों को
एक सिस्टम पकड़ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि ये दोनों साथ में मूव करेगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यही काम होता है हमेशा कि अज्यूम पहले चेक कर लो मूव करेगा कि नहीं, फिर अज्यूम कर लो साथ में चल रहा है। साथ में चल रहा है, ओके। अब ध्यान से देखो, साथ में जब चल रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स, इसको सिस्टम पकड़ लिया हम, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो गया, 2 और 8, तो ये 100 का एक्सटर्नल फोर्स है, और ये वाला फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये वाला फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है, जो कितना लग रहा है, ध्यान देना, ये तो स्लिप करने लग गया यहां से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना है यहाँ पे 100 इंटू 0.4, 40 लगेगा पीछे, 50 मत मान लेना, 40 लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ओके। अब देखो अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टम है नहीं, हमने अज्यूम किया है, अज्यूम करके देखेंगे कितना फ्रिक्शन चाहिए, जितना चाहिए वो मैक्सिमम से अगर कम है तो साथ साथ ही मूव करेगा, फ्रिक्शन दे देगा उतना, ले बेटा खुश रहे, और अगर नहीं है तो लगा देंगे काइनेटिक, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देख तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 100 माइनस 40 बाई द टोटल मास 10, ये आ गया एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, एक्सेलरेशन आ गया 6। तो अगर ऊपर वाले का जब एफबीडी हम बनाएंगे, ऊपर वाला हमने क्या माना, इसको सिस्टम माना, इसका मतलब 2 का एक्सेलरेशन भी वही है जो 8 का है, इसका मतलब 2 इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 8, तो 2 पे स्यूडो, जब विथ रिस्पेक्ट टू 8 रेस्ट पे है, तो यहां बैठ के जब देखेंगे हम तो ये रेस्ट पे दिखेगा, तो इसका एफबीडी बनाओ, इसका जब एफबीडी बनाएंगे तो पीछे स्यूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ लग रहा है 12, आगे की तरफ एक ही लगेगा फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स नहीं है ना, कितना फ्रिक्शन चाहिए 12 न्यूटन। अच्छा वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, नॉर्मल इंटू म्यू स्टैटिक 0.4, सही है ना, हाँ कितना है ये 8। अच्छा यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया देख 8, और फ्रिक्शन चाहिए कितना 12, इसका क्या मतलब है, जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा है, तो ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, हमने गलत अजम्पशन लिया था कि ये सिस्टम है, ये तो पक्का पक्की मूव करेगा ही, यहाँ पे तो स्लिपिंग होगा, वो तो गारंटीड है, क्योंकि 100 ज्यादा है 50 से, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ से ज्यादा है। अब यहाँ पे अज्यूम किया था कि सिस्टम है, पर देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए वो 12 है, पर मैक्सिमम तो 8 ही है, तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा। इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है आंसर, मैं आंसर लिख दे रहा हूं अब, कि यहाँ पे 2 kg पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये आगे जाना चाहेगा, देख 100 न्यूटन हम इस पे मार रहे हैं ना, तो ये आगे भागना चाहेगा, इसको लेके जाएगा, तो फ्रिक्शन आगे लगाएगा 2 kg पे, करेक्ट 2 kg पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा, कितना फ्रिक्शन लगाएगा 2 kg पे, इसका नॉर्मल इंटू काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 0.3, ये कितना है 6 न्यूटन, तो इसका एक्चुअल में एक्सेलरेशन कितना होगा 2 kg का, एक्सेलरेशन 2 kg का कितना हो जाएगा 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, इस पे ग्राउंड के अगर आप रेफरेंस से देखोगे तो सिर्फ यही फ्रिक्शन लग रहा है, इसका वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6 इसका मास, हाँ 2, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। अगर 8 kg का बात करें, ध्यान से देखना बिल्कुल, 100 लगा रहे हैं इधर, ठीक, ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहा था, कितना निकाला था हमने 40, अब ये इस पे 20 न्यूटन जो लगा रहा था उसका उल्टा ये भी लगाएगा इस पे 20, स्लिप कर रहा है 2 kg, ये नीचे से निकलना चाह रहा है तो ये रोकेगा उसको, और ग्राउंड भी रोकेगा, और ये 100 न्यूटन, तो टोटल 3 फोर्स है, 100 20 40 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस पे 3 फोर्स लग रहा है, तो कितना हो गया 100 माइनस 40, मतलब नेट फोर्स कितना आ गया, एक्सेलरेशन अगर 8 kg का बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना है रे 40, है ना 60, 40 बाई इसका मास 8, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसका एक्सेलरेशन, बाकी फ्रिक्शन यहाँ पे निकाल चुके हैं 40, यहाँ फ्रिक्शन 20, सब कुछ निकाल लिए। ये टफ, बहुत ही टफ सवाल हो गया, गलती से पहले दे दिया मैं, पर आई होप क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट ढंग से, सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये सिंपल क्वेश्चन है, देख सबसे पहले यहां तो है ही नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, जैसे ही ढकेलेंगे हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही साथ में चलेगा 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है क्या ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मान रहा हूं मैं सिस्टम है,
कितना होगा 50/10। एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर वाला ब्लॉक का बात करते हैं जो 2 केजी का है, इस पे कितना लग रहा है देख 50, और चूंकि 2 केजी 8 केजी के साथ 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 चल रहा है तो इसके हिसाब से तो ये रेस्ट पे रहेगा, 8 केजी के हिसाब से तो ये 2 केजी रेस्ट पे रहना चाहिए। तो आगे की तरफ लग रहा है 50 और मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर। स्यूडो फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शन आगे ही लगना चाहिए, कोई रास्ता नहीं है उसके पास। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए, कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए? अच्छा इधर लग रहा है 50, सॉरी फ्रिक्शन इस तरफ नहीं लगेगा। अब देखो इधर लगा रहे हैं 50, इधर लगा रहे हैं 10, तो फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए कितना 40 का फ्रिक्शन लगना चाहिए, इस तरफ 40 का। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे इस सरफेस से? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू स्टैटिक इंटू 20, म्यू स्टैटिक इंटू 20 दैट इज 8, 24 से 80 और एक जीरो बढ़ा दो 8, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 8। तो जो चाहिए वो बहुत ज्यादा है, तो 100% स्लिपिंग होगा वहां पे। तो इसीलिए 2 केजी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम एफबीटी बनाए तो फोर्स लगेगा यहाँ पे 50, और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इसी तरफ, क्योंकि ये आगे जाना चाह रहा है 2 केजी। अगर आप 15 टन 2 केजी मारोगे, आगे जाना चाहेगा 8 केजी रोकेगा, पीछे की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू कितना है 0.3 इंटू 20 दैट इज 6। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 44/2 दैट इज 22। क्लियर? जब ये आगे जाएगा तो 8 केजी पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, कितना एग्जैक्टली यही जितना ये जो 6 न्यूटन आया काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ दिस, कौन लगा रहा है? ये वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है ना यार, ये वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है, उतना ये इस पे लगाएगा आगे की तरफ, क्योंकि ये इस पे पीछे की तरफ लगा रहा था, तो ये वाला इस पे आगे की तरफ उतना लगाएगा। तो 2 केजी पे आगे तरफ लगा रहा है, कितना 6, इसका मास है 8, एक्सेलरेशन कितना आ गया 3/4। ये स्मूथ है, टेंशन नहीं लेना आपको। क्लियर हो रहा है ना ऐसे करके? ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से। अरे यार क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है ये? हाँ 500, हाँ ओके सिंपल है। देख सबसे पहले हम क्या मान ले, सबसे पहले चेक कर लो, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा हिलेगा ही कि नहीं हिलेगा। सबसे पहले हम इसको सिस्टम पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं हिलेगा कि नहीं हिलेगा। तो देख अगर मान लो साथ में चल रहा है, टोटल मास कितना हो गया उसका 20, पहले तो हिलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो देख लो, उतना फोर्स है ही नहीं, तो ये तो हिलेगा ही नहीं। ये हिल सकता है पर मैं इसके हिलने का बात कर रहा हूं, इसका हिलना ही मुश्किल है। अगर यहां पे फोर्स लगा दिया ना तो यहां से एनालाइज कर लो। देखो कहां से एनालाइज करना है, जिस पे फोर्स लगा रहे हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा, यहां पे एनालाइज मत करो। 5 केजी पे जो फोर्स लगा है ना, 5 केजी पे ध्यान दो। हम मानते हैं कि ये 100 न्यूटन किस पे लगा रहे हैं, इस 5 केजी पे, और हम मानते हैं कि ये दोनों साथ साथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, मान लेते हैं साथ साथ जा रहा है ऐसे करके, यहाँ पे स्लिपिंग हो गया, मान ले रहे हैं हम ऐसा मान रहे हैं, फिर देखते हैं यहाँ सफिशिएंट रहेगा कि नहीं। तो ऊपर वाले अच्छा ऐसा ही करें, और कोई तरीका भी है करने का, एक बार देख लेने दो, क्योंकि ऊपर से स्लिपिंग हो जाएगा। एक्चुअली देखो क्यों हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि स्टार्ट यहां से क्यों करना पड़ेगा, स्टार्ट यहां से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, 15 केजी वाला मूव करेगा कि नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू है मैक्सिमम, वो ये 5 केजी जो इस पे लगाएगा उससे अगर ज्यादा है तो 15 केजी मूव नहीं करेगा। 15 केजी मूव तब करेगा जब ये इस पे जो फ्रिक्शन लगा रहा है ना, 5 केजी अगर 15 केजी पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू लगा रहा है वो अगर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड जो 15 केजी पे लगा रहा है, तब ये 15 केजी आगे की तरफ मूव करेगा, वरना मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए स्टार्ट यहां से करेंगे, और जब 5 केजी से स्टार्ट कर रहे हैं तब मानते हैं कि साथ साथ चल रहा है। तो ध्यान से देख, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखो, हम क्या मान रहे हैं कि साथ साथ चल रहा है। यहां पे फोर्स लगा दिया कितना, देख 100,
और ये हो गया अपना 5 और ये हो गया 15। अब यहाँ पे साथ साथ चल रहा है, हमने अज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा, यहाँ पे 100% स्लिपिंग होगा। जब स्लिपिंग होगा यहाँ पे, तो देख इसको सिस्टम पकड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन। फटाक से देखो कितना होगा, 200 इंटू 800, 80। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक का 80। ओके ठीक है, सिस्टम पकड़ा हुआ है, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20, 280 और 100 न्यूटन आगे तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम का अगर बात करें, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सिस्टम का 20/20, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब ऊपर वाले का बात करो, इस 5 kg का जब बात करेंगे, यहाँ पे लग रहा है 100, ठीक है, मूव तो कर रहा है साथ साथ, तो स्यूडो फोर्स, अब ये रेस्ट पे है, सॉरी ये 5 kg रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, तो मूव कितने से कर रहा है सिस्टम, 1 से, तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा 5। ठीक है, ऑफ कोर्स इस तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है 100, फ्रिक्शन कितना चाहिए इस तरफ 95, इतना फ्रिक्शन चाहिए। ऑफ कोर्स इतना फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल कितना है यहाँ पे, म्यू स्टैटिक इंटू 50 इंटू 0.3, 15। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो बहुत छोटा है जिसे चाहिए, जो चाहिए जो फ्रिक्शन उससे काफी छोटा है मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसका मतलब इसके और इसके बीच में तो स्लिपिंग गारंटीड है कि होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये दोनों के बीच में तो स्लिपिंग गारंटी होगा। ठीक है, ओके, तो जब ये दोनों के बीच में स्लिपिंग गारंटीड होगा तो 5 kg पे ध्यान दो। अब मतलब स्लिपिंग होगा, मतलब हमने गलत अजम्पशन लिया था, वी टुक रॉन्ग अजम्पशन। अपने को पता पड़ा, ये अपने को क्या पता पड़ा कि फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं है, मतलब स्लिपिंग तो गारंटी होगा। तो अब इस पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इधर लग रहा है 100 और यहाँ ये मूव कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल, नॉर्मल है 50 और ये 100, 10 पीछे की तरफ लगेगा स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, 50, ठीक है, 10 पीछे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका 90/5, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट साइड। अच्छा, 5 kg पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा 15 kg पे, कितना लगेगा एग्जैक्टली इतना ही। ठीक, तो 5 kg इस पे इतना फ्रिक्शन लगाएगा। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहे हैं, ध्यान रखना, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहे हैं। तो 15 kg पे इस तरफ कितना लग रहा है 10, पीछे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, चाहिए सिर्फ 10। मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने निकाला था पहले, शायद नहीं भी निकाला तो देख लो, 5 प्लस यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा 200, 5 प्लस 15 20, मास 200, नॉर्मल 200 और म्यू इतना 800, मतलब 80, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन है 80। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से बहुत कम है, तो यहाँ आराम से दे देगा फ्रिक्शन उतना। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे रियलिटी में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 10 और ऊपर लग रहा है 10, मतलब 15 kg रेस्ट पे रहेगा पर ऊपर वाला निकल लेगा, 15 kg रेस्ट पे रहेगा ऊपर वाला निकल लेगा, सिंपल। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप नहीं होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन एक्शन तो बता दिया। तो देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन था, अब ये सब थोड़ा सा टफ है। जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसको पहले एनालाइज कर लेने का है, जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसको पहले एनालाइज करने का है। और ऐसे केसेस में आप अज्यूम करो कि ये सिस्टम साथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, जब साथ ऐसे मूव कर रहा है तब इसका एनालिसिस करो ढंग से कि यहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि नहीं मूव करने के लिए उस तरह से। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन निकलेगा कि रियलिटी में यहाँ फ्रिक्शन कितना है, फिर उस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन से टेस्ट करेंगे कि ये मूव कर रहा है कि नहीं, ऐसे करके करना है। दीज आर लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो हम बेसिकली सीखे क्या कि हमको हमेशा मानना है जब सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन रहे तो हम सरफेस को साथ पकड़ लेंगे, ये एक चीज है। दूसरा चीज है जिस पे फोर्स लग रहा है उसको एनालाइज करना है। पर अब जब दोनों पे फोर्स लग जाए तब, जब दोनों पे फोर्स लग जाए तब, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। जब दोनों पे फोर्स लग जाएगा तो सबको ही सिस्टम ट्रीट कर लो। तो मान लो यहाँ पे 20, आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 100 और पीछे की तरफ मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है, देखो 5 प्लस 15 20, नॉर्मल 200 और यहाँ पे 660, मैक्सिमम फ्रिक्शन पीछे 60 लग सकता है। मतलब ये सिस्टम आगे पक्का पक्की मूव करेगा ही, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है ये इस सिस्टम के फोर्स से कम है, तो पक्का पक्की आगे जाएगा। ओके, अब जब आगे जाएगा तो हम क्या मान लेते हैं कि साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है दोनों, ठीक। तो इसका मतलब
फ्रिक्शन तो इतना ही लगेगा, ये काइनेटिक है, अच्छा काइनेटिक दे दिया वहां पे, काइनेटिक ले लो फिर, साथ साथ मूव करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कितना लग जाएगा, नॉर्मल कितना था 200 इंटू उतना तो 20, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आएगा 80/20 दैट इज 4, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आएगा 4। हम मानते हैं साथ साथ चल रहा है, यहाँ तो पक्का पक्की फिसलेगा, पर हम मानते हैं साथ साथ चल रहा है। जब साथ साथ चल रहा है तो 5 kg पे ध्यान दो, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है इस पे 20, हाँ साथ साथ चल रहा है ना, तो 5 kg वाला रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, 5 kg वाला रेस्ट पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स कितना लगेगा 5 4 20, इतना स्यूडो फोर्स लगेगा। कितना फ्रिक्शन चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए, 0, कोई टेंशन ही नहीं है, तो रेस्ट पे रह ही जाएगा आराम से, वो तो रेस्ट पे रह ही जाएगा आराम से। 15 kg का ध्यान दो, तो ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ फ्रिक्शन 0, तो ये आराम से मूव करेगा। एक 15 kg का वेरीफाई कर लो, देखो 15 kg को अगर हम वेरीफाई कर लें, फोर्स लग रहा है 80, ऊपर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है कुछ, यहाँ फ्रिक्शन कुछ भी नहीं लग रहा, हालांकि रफ है, रफ हो जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन लगेगी, रेस्ट पे रखने के लिए जो चाहिए वो लगेगा। और यहाँ पे पीछे की तरफ कितना लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था 20 पीछे की तरफ, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना आ गया 60/15 4, जो सिस्टम का था क्या, हाँ सिस्टम का था, मतलब सही है, मतलब जो भी किया वो सही है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो ऐसा करके एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि ऊपर वाला पकड़ के कर लो, पहले ऊपर वाला को मान लो ये साथ में चल रहे हैं, तो जब साथ में एज्यूम करोगे ना कि चल रहे हैं, यही प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर मानेंगे इसको, सिर्फ मानते हैं ऊपर वाले को कंसिडर करके, ऊपर वाले का अगर हम केस स्टडी करेंगे, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि जहां फोर्स लग रहा है वहां से स्टार्ट, तो सर बोलेंगे यहाँ तो सर दोनों पे लग रहा है, तो कहां से स्टार्ट करें, तो बेस्ट होता है जैसे मैं बताया वैसे करो, या फिर आप अगर चाहते हो इसको तो होमवर्क में ट्राई कर लेना, करने का जरूरत नहीं, उतना एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, फंस जाएंगे आप। तो ऐसे करके करना है, जहां फोर्स लगाएंगे वहां कर लेना है आपको, ऐसा करके होता है मल्टीपल ब्लॉक्स। ऑफ कोर्स काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा उस चीज का, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि बहुत टफ है, आसान है एक्चुअली, इट्स ऑल अबाउट जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और देखो एक और छोटा तरह का क्वेश्चन होता है, बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, या इस पे और कुछ कुछ क्वेश्चन दे दूं, अगर आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है तो एक काम करो, मैं इसी पे कुछ कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पता नहीं कितना क्वेश्चन दे दिया, सपोज 7, अगर आपको कुछ थोड़ा उसमें गड़बड़ लग रहा है तो मैं कुछ कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो ये वाला। सपोज ये 30, सपोज ये 10 और ये 30, ठीक है, ये वाला रफ है और मैं फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, ये वाला रफ है, मैं दे दिया आपको म्यू स्टैटिक 0.4, म्यू काइनेटिक 0.3, 40, यहाँ पे ले लो 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं मैं, आपको फ्रिक्शन बताना है एक्सेलरेशन बताना है, फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। सपोज ऊपर फोर्स लगा लिया मैं फिर से, यहाँ पे फिर से ले लो म्यू स्टैटिक 0.4 और म्यू काइनेटिक 0.2, यहाँ पे फोर्स लगा लो आप 200, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30, सेम बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से, ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए। देख यहाँ पे भी ले लो आप फ्रिक्शन, यहाँ पे भी ले लो थोड़ा फ्रिक्शन, यहाँ पे सिर्फ ले लो म्यू 0.5 और यहाँ ले लो 0.2, इसका मास ले लो 5, 15, लगा रहा हूँ सपोज 120 न्यूटन, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन है, बताओ फ्रिक्शन कितना होगा बिटवीन द ब्लॉक्स, यहाँ ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों का, ठीक है। स्क्रीन पॉज करे करो फिर देखना। चलो देखो, सबसे पहले ये तो मूव कर ही जाएगा, अगर आप कुछ ही फोर्स लगाओगे यही स्मूथ है, ये तो फटाक से फिसल जाएगा। हम मानते हैं साथ साथ चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो सिर्फ 200 है बाय द टोटल मास 40, एक्सेलरेशन आ गया 5, 5 आया तो ऊपर वाले पे फोकस रखो, ऊपर वाला तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस, हम मान रहे हैं ऐसा कि रेस्ट पे रहे, यहाँ पे खड़े होके मान रहे हैं, तो स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, पीछे 50 लग जाएगा। फ्रिक्शन कितना चाहिए 50, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकता है, म्यू स्टैटिक इनटू 100 दैट इज 40, मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही दे सकता है ना,
ओके, इसका मतलब स्लिपिंग हो जाएगा। स्लिपिंग हो जाएगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक, जो होगा 0.3 इंटू 100, 30 लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 kg का? 30/10, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका 30 लग रहा है आगे और 200 भी लग रहा है। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, 30 kg फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना। ये जो 30 kg का हम बात कर रहे हैं, अगर 30 kg का बात करेंगे तो 10 kg पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, पर 30 kg पे पीछे की तरफ लग रहा है। अगर इसे मारेंगे तो 10 kg रोकना चाहेगा ना 30 kg को, तो इसलिए फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे? 30 दिया हुआ है, 30 फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और यहां से लग रहा है 200। ठीक है, तो अपने यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 170/30, 17/3, सिंपल। ठीक, यार देखो फटाक से। हाँ, तो यहाँ 200 लगा रहे हैं, हम मानते हैं साथ साथ चल रहा है। एक तो यहाँ तो कुछ भी एफर्ट लगाना ही नहीं है रोकने के लिए, आप तो कुछ भी मार दोगे ये तो हिल ही जाएगा 100, क्योंकि 100% हिलेगा ही हिलेगा, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शनलेस है। वो 6G वाला डिलीट किए थे। यहाँ तो फ्रिक्शनलेस है तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम मानते हैं साथ साथ चल रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम आएगा फिर से 200/40 मतलब 5। अब ऊपर वाले पे ध्यान दो, ऊपर वाले पे अगर ध्यान दो तो यहाँ लग रहा है 200। यहाँ हम बैठ के देखेंगे क्योंकि रेस्ट पे है ना, तो मेरे को इस फ्रेम में एनालाइज करने में ज्यादा आसानी पड़ेगा। कौन से फ्रेम में? 30 kg वाले फ्रेम में। कितना लगेगा देख, इस पे 200, 30 kg वाला क्या करेगा? अच्छा, पहले तो स्यूडो फोर्स लगा ले, मास इंटू एक्सेलरेशन 50, और कोई फोर्स, हाँ फ्रिक्शन लगेगा, पर किधर लगेगा वो एनालाइज करना है। तो देखो, आगे की तरफ लग रहा है 200, पीछे की तरफ लग रहा है 50, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चाहिए एक्स्ट्रा 150। ये फ्रिक्शन चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे पाएगा वो देखो, यहाँ पे कितना 100 इंटू मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही दे सकता है। फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्लिपिंग। यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगा। तो जब स्लिपिंग हो जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जिसका वैल्यू होगा 0.2 इंटू 100, बोले तो 20। तो जब 10 kg का एफबीडी बनाएंगे आप, तो यहाँ पे ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ये चढ़ के मत बना लेना। अब जब क्वेश्चन में पूछता है एक्सेलरेशन, तो किसके रेस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा होता है आपसे, इसके रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा होता। ऑफ कोर्स अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा होता एक्सेलरेशन तो चढ़ के एफबीडी बना देते, कोई दिक्कत नहीं, स्यूडो फोर्स आता। पर पूछ रहा नहीं है उसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इधर फोर्स लग रहा है कितना? 200 पीछे की तरफ लगेगा ना। हाँ, इस पे अगर इसको ढकेलोगे तो 30 kg चाहेगा नहीं कि आगे चले, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। कितना आ रहा है? 20, और कोई फोर्स ना। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg कितना आएगा? 180/10, 18। और 30 kg का अगर बात करेंगे तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ आगे की तरफ एक 20 लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 30 kg कितना आ जाएगा? फोर्स बाय मास 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, ये वाला ट्राई करो फटाक से, वो वाला ट्राई कर लो, और फिर देखना स्क्रीन की तरफ। चलो देखो, हाँ, तो ये 5 और ये 15, ओके। 120 न्यूटन लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी क्या है? फ्रिक्शन है। तो पहले एक बात बताओ, इस पे जो 120 लगा रहे हैं ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? इसको हिलाने के लिए कितना चाहिए? इस 15 को हिलाने के लिए कितना चाहिए? यहाँ पे नॉर्मल कितना है? 200। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे होगा वो कितना होगा? 200 इंटू हाफ, सॉरी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 200 है ना, 200 इंटू 0.2 बोलो तो 40 लगा रहे, 120, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये तो गारंटी चलेगा, पर ये चल ले तो हम इसको तो सिस्टम ट्रीट कर ही सकते हैं। तो हम मानते हैं कि 5 और 15 साथ साथ चल रहा है, 5 और 15 साथ साथ चल रहा है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है देख लो, 120, और यहाँ स्लिपिंग हो रहा है। स्लिपिंग हो रहा है तो सेम चीज 40 लगेगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स काइनेटिक ही है, यहाँ पे सिर्फ म्यू दिया, मतलब यही म्यू स्टैटिक भी है और यही म्यू काइनेटिक भी है। तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जा रहा है, काइनेटिक कितना? 40, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसको सिस्टम पकड़ लिए हम। तो 120, 40, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 80/20, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 kg पे ध्यान दो। जब 5 kg पे ध्यान देंगे
स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 20। कितना फ्रिक्शन चाहिए, 20। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 50 इंटू 0.5, नॉर्मल इंटू म्यू, नॉर्मल यहां पे इंटू म्यू, फ्रिक्शन आएगा कितना 25 मैक्सिमम। जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है वो ज्यादा है जो चाहिए उससे, तो फ्रिक्शन दे देगा इतना एग्जैक्टली इसको रेस्ट पे रखने के लिए। तो जब इस पे 5 kg का हम एफबीडी बनाएंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, इधर आगे इस पे इसको आगे ढकेलेंगे तो ये भी आगे जाना चाहेगा, कितना लगा देगा 20, कोई दिक्कत नहीं है। और इस जब 15 kg का बनाएंगे एफबीडी तो पीछे की तरफ ये 20 लगाएगा, ये 40 लग ही रहा है और इधर से लग रहा है 120। सिर्फ 15 kg का एफबीडी बनाया हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक। इसका एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 4। देखो अगर इसी के रेस्पेक्ट में बनाना हो तो पीछे स्यूडो फोर्स 20, तो है ही नहीं कुछ एक्सेलरेशन उसके रेस्पेक्ट में, और उसके रेस्पेक्ट में पूछता नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछता है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा उसको 5 kg पे, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg आएगा 20/5 दैट इज 4। और इसका बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, आगे की तरफ लग रहा है 120, पीछे 60, तो 60/15 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे फ्रिक्शन पता कर लिए 40 और यहाँ फ्रिक्शन पता कर लिए कितना 20, खत्म, सब कुछ निकाल दिए। तो ये है मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है, 6 GB और उधर, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ठीक है, चलिए देखिए और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स देता है ऐसा करके अच्छा चलो कुछ कुछ इजी क्वेश्चन ले लेते हैं यार, ये भी करा देता हूँ और वो भी करा दूंगा। देखो 2 और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, 2 और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। देखो सपोज ऐसे करके रख दिया इसको और यहाँ पे ऐसे करके रखें, ग्राउंड पे है, चलो थोड़ा पढ़ा देता हूँ क्या, नहीं एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। सपोज ये 10 kg और ये सपोज 4 kg, ठीक है, ये A और ये B, ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर A दिया हुआ है आपको 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर B दिया हुआ है 0.2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, ये सरफेस रफ है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर A दिया हुआ है 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर B दिया हुआ है आपको 0.2। ये एंगल आप पकड़ लो 37 डिग्री, मास दे दिया है, आपको बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B, फ्रिक्शन तो निकाल ही सकते हैं फिर भी निकाल लो, फ्रिक्शन एट A, फ्रिक्शन एट B। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, A B C, ट्राई करो फिर देखना, खुद से ट्राई कर लो फिर देखना एक बार। ये रफ वॉल है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक। यहाँ पे 4 kg का, ये 2 kg का, यहाँ से मैं मार रहा हूँ एक फोर्स, वर्टिकल वॉल है, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, वर्टिकल वॉल है, इसका भी सरफेस रफ है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ मार रहा हूँ सपोज 100 60, सपोज 0.5 नहीं 0.4 ले लो, 0.4 और यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.4, ठीक है। आपको बोलना है फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेसेस, पार्ट ए, पार्ट बी एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ये दो क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से। चलो देखो यहाँ पे आंसर टू 1 कर लेना, फिर देखना इसकी तरफ, ठीक है। चलो ट्राई करो खुद से, फिर देखो। देख ध्यान से एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं। सपोज यहाँ पे मैं एक मास रख दिया m, ये एंगल थीटा, सपोज मैं यहाँ पे क्या रख दिया, एक मास m और ये एंगल थीटा, और मैं कह रहा हूं कि ये रफ है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पकड़ लो आप यूं, ठीक। अब अगर मैं पूछूं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछ रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है,
mg sin थीटा स्लिप कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपको स्लिप कर रहा है। अगर स्लिप कर रहा है तो ऑफ कोर्स यहां वो भी चेक करना पड़ेगा स्लिप कर रहा है कि नहीं। मान लो यहां पे अगर स्लिप कर रहा है तो इस तरफ लग रहा है mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा। ठीक, स्लिप कर रहा है तो ए कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये बताया था क्लास में। एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ये वाला पोर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ये वाला पोर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। करेक्ट, मतलब मैं अगर म्यू को बढ़ाऊं, अगर म्यू ज्यादा है, ध्यान से देखो, अगर म्यू ज्यादा है तो एक्सेलरेशन छोटा होगा। क्या मास पे डिपेंड कर रहा है कहीं भी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है क्या कहीं भी? नहीं, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे और म्यू पे। क्लियर है? अगर म्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक, इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना मेरे को। सपोज एक ब्लॉक यहां पे रख दिया 10 किलो, दूसरा ब्लॉक 20 किलो 37 डिग्री, इसके लिए मैं कह रहा हूं आपको म्यू 0.5, इसके लिए कह रहा हूं म्यू 0.4। 0.4 किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? सोच के बोलो। सिंपल सा बात है, पहले सोच लो फिर देखना। सिंपल सा बात है, इसका ज्यादा होगा क्योंकि सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है। देख, मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। थीटा दोनों के लिए सेम है, हाँ। दोनों के लिए जी सेम है, हाँ। म्यू इसका ज्यादा है तो इसका कम पड़ जाएगा एक्सेलरेशन। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स है, ये जरूरी नहीं। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ये जरूरी है। फ्रिक्शन तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है क्या? करता है, पर उसके मास पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि म्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नहीं। म्यू ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं। इस तरफ एक्सेलरेशन घट जाएगा, ये जरूर कह सकते हैं हम। जिसका म्यू कम होगा ना वो ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सिंपल। सपोज मैं यहां पे ऐसा कर देता 20 और 10, अब बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, कि कौन नीचे ज्यादा तेजी से आएगा? फटाक से बोलो, कौन सा ज्यादा नीचे तेजी से आएगा? यही वाला, क्योंकि इसका म्यू ही कम है रे। जिसका म्यू कम रहेगा ना वो ज्यादा तेजी से नीचे से आएगा, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। चलो इसके लिए बता दो फटाक से, कौन सा ज्यादा फास्ट नीचे आएगा? ये वाला। मास का टेंशन मत लो, सिर्फ म्यू देखो आंख बंद करके। जिसका म्यू कम होगा वो ज्यादा फास्ट नीचे आएगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ओके, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो म्यू ए आपको दिया था 0.4 और यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2। तो कौन ज्यादा तेजी से नीचे आना चाहेगा? ये। जब ये ज्यादा तेजी से नीचे आना चाहेगा एक्सेलरेशन वाइज, तो ये इसको धक्का मारेगा। इसका मतलब ये हमेशा इससे चिपका हुआ रहेगा। इसका मतलब ये दोनों सिस्टम है, इसका मतलब ये दोनों सिस्टम है। तो जैसे ही ये दोनों सिस्टम हो गया, मैं तो फटाक से क्या करता हूं, ये 4 और ये है 10, राइट? दोनों के तरफ इधर कितना लगेगा? mg, सॉरी mg बोले तो 140 है ना, साइन 37 डिग्री। mg साइन थीटा इस तरफ लग रहा है। क्लियर? मैं सर एक्सटर्नल, बेसिकली मैं F इक्वल्स टू एम कर रहा हूं, मेरे को सिस्टम पता चल गया ना, F इक्वल्स टू एम मार दूंगा। पर F क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? इतना। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि वेज दोनों ब्लॉक्स पे लगा रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज हो गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपने को पता पड़ना चाहिए यहाँ पे, जैसे काट के देख लो, पता चला जो इसमें कर लिए, पता चला फ्रिक्शन ज्यादा आ गया, इससे तो घसकेगा ही नहीं। 5 इंटू 5 2 ज़ा 10 और 40, 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 84। ठीक है ना रे?
84 न्यूटन इस तरफ फोर्स लग रहा है। 4 kg का बात करेंगे तो इधर नॉर्मल कितना है, इधर नॉर्मल कितना है 40 इंटू 4/5, 32 इंटू इतना 32 इंटू 0.4, 32 इंटू 0.4 ये कितना होता है 12.8। और यहां पे देखो फटाक से कितना आएगा फ्रिक्शन, यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा है देख mg cos थीटा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 80 इंटू 0.2 बोले तो 16, बोले तो 16 सही है ना। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन अलाउड है। ऑफ कोर्स म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक नहीं दिया तो हम तो अज्यूम कर लेते हैं क्या कि वही म्यू स्टैटिक है वही म्यू काइनेटिक है। तो यहाँ पे आ गया था 80 और ये 0.2 मतलब 16, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने बना दिए, एक्सेलरेशन कितना आ गया, ऑफ कोर्स ये ज्यादा आ रहा है तभी स्लिप कर रहा है, अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन आ जाता तो स्लिप ही नहीं करता बेटा, सफिशिएंट फ्रिक्शन आ जाता तो स्लिप ही नहीं करता, टेंशन ही नहीं था फिर तो। पर स्लिपिंग होगा क्योंकि इधर 84 लग रहा है और उधर कितना लग रहा है इतना प्लस इतना, ये कितना है 28.8 बाई टोटल मास कितना है 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, 84.0 28.8 5:2 सही है ना, 10 1 9 14 1 हाँ 55.2 आ रहा है तो 55.2 बाई 4। अब ये मैं नहीं करने वाला, ये जो भी है अपना एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम अगर आ गया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है, कितना निकाले उतना, ठीक है उतना निकाल लिए। फ्रिक्शन ऑन ए फ्रिक्शन ऑन बी ये भी निकाल लिए, फ्रिक्शन ऑन ए 32 वो 112.8, फ्रिक्शन ऑन बी भी निकाल लिए कितना 16 ये भी निकाल लिए। नॉर्मल फोर्स कितना होगा ये निकाल सकते हैं क्या आप लोग, ये भी निकाल सकते हैं। देख 4 kg पे ध्यान दो, मैं निकाल नहीं रहा बता दे रहा हूं, देखो अगर 4 kg पे ध्यान दो सिर्फ 4 kg पे, तो इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, इसका mg sin थीटा 4 kg का कितना है 84 है क्या, नहीं 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 नहीं, mg sin थीटा सिर्फ 4 kg के लिए कितना होगा रे 8 से 24, 40 इंटू 3/5 ठीक है, तो 24। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है इस पे 18 है ना, नहीं कितना लग रहा है इस पे फ्रिक्शन फोर्स 12.8। सो ये सारे फोर्सेस बना लिए मैंने सिर्फ 4 kg का, क्योंकि मेरे को 4 kg पे नॉर्मल चाहिए ना, 4 kg का एवरीडे बनाएंगे। तो इधर लग रहा है n, यहाँ पे लग रहा है 24, ये 24 क्या है, अच्छा खुद का mg sin थीटा, और पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, तो n प्लस 24 माइनस दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू दिस एक्सेलरेशन। डेटा थोड़ा घटिया आ गया, भावनाओं को समझो, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, बेसिकली करना क्या है, नेट फोर्स कितना है n प्लस 24 माइनस 12.8, दिस शुड बी इक्वल टू इसका मास इंटू ये एक्सेलरेशन जो आया है, तो वहां से नॉर्मल निकल जाएगा अपना, ऐसे करके। मैं एक ही बार में टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, वैसे टफ नहीं पूछेगा आपको, इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स डेटा थोड़ा गंदा हो गया इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है, बट एज सच कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ढंग से। ये सॉल्व हो गया आपका। अब इसको देखो फटक से, अब ये मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, देखो चलिए आइए देखिए, ये जो फिगर है अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा दूं, या उल्टाने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लो, या उल्टा दें मैक्सिमम तो आ ही जाएगा उस तरफ, ठीक है। इसको एक काम, इसको दोनों तरीके से बताता हूं। देखो एक तो आप ऐसे ही समझो कि इस तरफ नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है इस पे 40 और इधर लग रहा है 20, क्लियर है ना ये चीज, आई होप ये चीज क्लियर है ढंग से। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, देख यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा वही, ये तो मतलब इस वे में रेस्ट पे है, इस तरीके से रेस्ट पे है, तो इधर 100 तो इधर भी 100, और इसका भी अगर बात करेंगे तो ये 100 लगा रहा है इस पे, तो 2 kg इस पे कितना लगाएगा 100, तो वॉल इस पे इधर कितना लगाएगा 100, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू इंटू एन, 0.4 इंटू 100, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा 100 इंटू 0.5, 50 मैक्सिमम फ्रिक्शन आ रहा है। ये इतना क्लियर है आपको। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, ये आ गया अपना 4 किलो, ये 2 किलो, यहाँ पे लग रहा है 20, यहाँ पे लग रहा है 40, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है 20 और यहाँ पे लग रहा है 40, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया है 40 और यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया 50,
यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया 50, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, क्या ये सॉल्व कर सकते हैं आप? अभी भी किया था ना, चलो करके दिखा रहा हूँ फटाक से। हम मानते हैं कि साथ साथ मूव कर रहा है, साथ साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा? देख 20 प्लस 40 60, जो 40 से ज्यादा है तो 100% मूव तो करेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, जब साथ साथ मूव करे तो मानते ये साथ में मूव कर रहा है, यहाँ तो स्लिपिंग होगा गारंटीड, यहाँ तो गारंटीड स्लिपिंग होगा, कोई डाउट ही नहीं है, तो यहाँ से फिसलेगा। पर हम फिर भी मानते कि एटलीस्ट ये तो साथ में रह ले, तो ये साथ में रह ले, उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ रहा है अपना? 60 माइनस 40 बाई 6 टोटल मास, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 20/6, क्लियर। इसको काट के कितना आ रहा है देख, 10/3, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम है। अब ऊपर 2 किलो पे ध्यान दो, इसकी तरफ यहाँ पे लग रहा है 20, अगर ये रेस्ट पे है इसके हिसाब से 4 kg के हिसाब से इसको रेस्ट मानेंगे ना हम, सिस्टम ट्रीट किए तभी तो ये लिखे ऐसा, तो ये रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इस पे लग रहा है 20, आगे पीछे की तरफ मास इंटू एक्सेलरेशन बोले तो 20/3। कितना फ्रिक्शन चाहिए? फ्रिक्शन जो चाहिए वो है 20 माइनस 20/3, दैट इज 40/3 फ्रिक्शन चाहिए। इसके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है 50, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ये कम है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये दोनों साथ में मूव करेगा ऐसे, इसका मतलब ये दोनों ऐसे करके मूव करेगा, साथ में चिपका हुआ पर मूव करेगा, क्लियर। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना आएगा? 40, आंसर। यहां फ्रिक्शन कितना आएगा? 40। यहां फ्रिक्शन कितना आएगा? ध्यान से बोलो, कितना फ्रिक्शन चाहिए? 40/3, तो 40/3 ही लगेगा बेटा, 50 मत मार लेना, जितना चाहिए उतना ही लगेगा। इसको फ्रिक्शन का काम नहीं है 2 kg को रेस्ट ही पे रख दे यही हवा में, उसका वो फ्रिक्शन का काम नहीं है। फ्रिक्शन का काम यह है कि 4 kg के हिसाब से 2 kg रेस्ट पे रहना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू 4 kg 2 kg शुड बी एट रेस्ट। तो फ्रिक्शन लगेगा कहां, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अच्छा एक और चीज ध्यान दो, यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है मेरे को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो ये चीज, ये 2 है और ये 4 है, राइट। अगर हम ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन अगर एब्सेंट होता तो ये भी 10 से मूव करेगा, ये भी 10 से, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम ही है। ये तो उसको रोकना चाह रहा है, वो नीचे आना चाह रहा है, यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। छोटा सा होमवर्क लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे 2 kg और 4 kg फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लगेगा, सोच के बताना मेरे को, ठीक है। सोच के बताना फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लगेगा, या बता दूं मैं? आप लोग सोचेंगे मैं बता दूं? बता दे रहा हूं, देखो बता दे रहा हूं, चलो देखिए, जो 2 kg का ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है कितने से? 20 से। तो अब डिपेंड इस पे करता है कि 4 kg ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा या 2 kg ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा, वो डिसाइड करेगा। अगर 4 kg ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है तो 2 kg को नीचे ढकेलेगा, मतलब 2 kg फ्रिक्शन नीचे लगेगा। अगर 4 ज्यादा तेजी से नीचे जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 को हॉल्ट पे रखते हैं, 4 kg का एक्सेलरेशन चेक करते हैं। किसका एक्सेलरेशन चेक करते हैं? 4 kg का। 4 kg का, अगर 2 kg को हटाओ, पिक्चर ही से हटा दो, ठीक है, सिर्फ 4 kg का एक्सेलरेशन को चेक करो। 4 kg का अगर एक्सेलरेशन को हम ध्यान दें तो कितना लग रहा है? नीचे की तरफ 40, यहां भी 40 लग रहा है, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 है, और उसके बावजूद ये मूव कर रहा है। इसका मतलब इसी का फ्रिक्शन इसको नीचे मूव करा रहा होगा, इसी का फ्रिक्शन इसको नीचे मूव करा रहा होगा, मतलब इस 4 kg पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ है, 2 kg पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे की तरफ है। क्लियर हो रहा है? अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा 4 kg पे, सॉरी ध्यान से देखो, इस 2 kg को अगर मैं हटा दूं तो 4, ये तो नीचे फिसल रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है कितना? 40, पर 4 kg तो नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आने में कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा होगा? 4 kg का एफबीटी पे ध्यान दो, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ, यहाँ तो ये तो ऊपर ही लगेगा, ये तो नीचे नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये तो रोकना ही चाहेगा। अगर यहाँ 100 से ढकेलेंगे तो एक ही फोर्स है जो वेट को बैलेंस करना चाहेगा, जब नीचे आएगा तो घसीटते हुए आएगा, तो ये तो ऊपर लगाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। वेट लग रहा है 40, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है 40, इसका मतलब ये रेस्ट पे ही रह जाता 4 kg। पर कहाँ प्रॉब्लम हो गया? ये 2 kg के फ्रिक्शन से, ये भी जो ये जो चिपका हुआ है ना, ये खुद नीचे आना चाह रहा होगा, तो ये 2 kg को खींच के ले जाएगा 4 kg पे नीचे की तरफ, और 2 kg पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया है मेरा? हाँ 40/3 आया ना, फ्रिक्शन का वैल्यू आया 40/3। तो 2 kg का एक्सेलरेशन चेक करो, फिर भी अगर डाउट है
जो मैं बोल रहा हूं उस पे, तो 2 kg का एक्सेलरेशन चेक करो। फ्रिक्शन कितना आया 40/3, नीचे की तरफ लग रहा है 20, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 40/3। एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स बाय मास, ये कितना आ रहा है 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 इज 20/6। एक्सेलरेशन आ रहा है इसका 10/3 और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया था 10/3। तो ठीक ही है, जो पढ़ा जो समझा वो सही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10/3, किसका, इसका। अगर आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन 2 kg पे नीचे ले लेंगे, अगर आप 2 kg फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे ले लेंगे तो 2 kg पे देखो नीचे लगेगा 20, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस 40/3, तो आपका एक्सेलरेशन 10/3 नहीं आएगा फिर। इसका मतलब एक्सेलरेशन 10/3 आना चाहिए 2 kg का, क्योंकि ये साथ में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10/3। इसलिए जो मैंने कहा वो सही है। मैंने क्या कहा था कि आप 2 kg को पूरा पूरा पिक्चर से हटाओ और 4 kg का एफबीडी चेक करो। 40 ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, नीचे 40 ये लग रहा है, तो ये रेस्ट पे ही रह जाएगा। किसका फ्रिक्शन नीचे ले ला रहा है इसको जबरदस्ती का, इसी का फ्रिक्शन, मतलब 4 kg पे नीचे ही लग रहा होगा, और इन रिटर्न 4 kg 2 kg पे ऊपर लगा रहा है। चेक करके देखिए, सब जो ऊपर है जो समझे वो सही है, कुछ गलत नहीं था उसमें। ठीक है, सो फ्रिक्शन पे और भी कुछ क्वेश्चन है दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।